हॉल में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे प्रसाद। इतने में शारदा उनके पास जाकर कहती है, अजी थोड़ी देर अखबार को साइड में रखिए और मेरे साथ बेडरूम में आइए। तो अभी अचानक से क्यों शारदा? आप बस चुपचाप आइए ना। बेटा बहू देखेंगे तो क्या सोचेंगे? छोड़िए तो, बेटा रमेश अपने दोस्त की शादी में गांव गया हुआ है और बहू अनामिका अपने खूबसूरत लंबे बालों को दिखाने के लिए सड़क पे गई है। वहां जाकर वो अपने लंबे बालों के साथ हेयर वॉक कर रही है। ये सुन के प्रसाद का चेहरा अटपटा सा बन जाता है। हेयर वॉकिंग क्या होता है? दिमाग खराब हो गया है क्या? वॉकिंग सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह करो तो मॉर्निंग वॉक, शाम को करो तो इवनिंग वॉक। अब बहू क्योंकि अपने बालों को दिखाने के लिए गई है, इसीलिए हुआ ना हेयर वॉकिंग। वो तो ठीक है, पर तुम अभी बेडरूम में क्यों बुला रही हो? ओह, आप आइए तो। ऐसा कहकर शारदा आगे आगे जाने लगती है और प्रसाद खुशी खुशी पीछे आते हैं। फिर दोनों बेडरूम में जाके पहुंच जाते हैं। प्रसाद बेड के पास आके खड़े हो जाते हैं और शारदा ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है। अरे प्रसाद जी, आपकी नई नई शादी हुई है क्या? आपके बेटा बहू दोनों है, इधर आइए। ऐसा सुनकर प्रसाद का मुंह बन जाता है। फिर शारदा जो ड्रेसिंग टेबल के पास थी उनके पास जाते हैं। इस ड्रेसिंग टेबल को उठा के किचन में ले चलिए। तो ड्रेसिंग टेबल को किचन में क्यों ले जाए शारदा? पहले मदद कीजिए तो। शाम को जब बहू घर लौट आएगी फिर मैं बताऊंगी कि मैंने इसे किचन में आखिरकार क्यों ले गई। ऐसा कहकर शारदा ड्रेसिंग टेबल एक तरफ उठा लेती है। अब चूंकि कुछ और करने को नहीं था, इसीलिए प्रसाद भी दूसरे तरफ से उसे उठा लेते हैं। फिर शारदा प्रसाद उस ड्रेसिंग टेबल को उठाकर किचन में ले जाते हैं। फिर बड़े ही कष्टों के साथ उसे उठाकर वहाँ ले जाते हैं। बाद में प्रसाद हॉल में आके सोफे में बैठ के फिर से अखबार पढ़ने लग जाते हैं। शारदा उधर खाना पकाने लगती है। ठीक उसी वक्त अनामिका सड़क पे अपने बालों का प्रदर्शन करते हुए सभी के सामने वॉकिंग कर रही थी और लोग उसके बालों को देखकर तारीफ कर रहे थे। और लोगों के मुंह से अपने बालों की प्रशंसा सुनकर अनामिका मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। इस तरह वो दिन निकल जाता है। शाम के वक्त रमेश जो शादी में गया था वो लौट आता है। देर न करते हुए वो जल्दी से रमेश को किचन में ले जाके वहाँ पे रखा ड्रेसिंग टेबल दिखाती है। जल्दी से रमेश भी माता पिता को बुलाता है और पूछने लगता है कि आखिरकार ड्रेसिंग टेबल को किचन में क्यों रखा गया है। अब क्या करे बेटा, बहू का मन सिर्फ अपने बालों में ही लगता है, खाना पकाने में लगता ही नहीं। हाल ही में चावल चढ़ा के वो अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके बैठ गई और चावल के बारे में भूल गई। चावल तो जल ही गया, साथ ही साथ बर्तन भी फट के जोर से आवाज किया। ये सब सुन के रमेश गुस्से से देखने लगता है। अनामिका बिना कुछ कहे अपना सर झुका लेती है। शारदा फिर कहना शुरू करती है, परसों की ही बात है, गैस पे दूध चढ़ा के वो अपने कमरे में चली गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके अपने बालों को देखने लगी। फिर दूध उबल उबल के गैस पे तो गिरा ही, साथ ही साथ गैस लीक भी हो गया। अगर मैं आग जला देती तो क्या होता बताओ? और क्या शारदा, तुम्हारे फोटो पे माला चढ़ता। अनामिका, माँ जो कह रही है सच है। जो भी कुछ हुआ उसको और बढ़ा चढ़ा के सासू माँ कह रही है। असल में सासू माँ को मेरे खूबसूरत लंबे काले बालों को देखकर जलन होती है। अब चूंकि उनके पास मेरे तरह सुंदर लंबे घने काले बाल नहीं है, इसीलिए वो ये सब करते रहती है। बहू जो सोचती है सोचने दो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल किचन में लगा दिया। अब वो यहाँ बैठकर अपने बालों को भी देखेगी, साथ ही साथ थोड़ा खाने को भी देख लेगी। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन एक न्यूज रिपोर्टर को महिला संगठन से पता चला अनामिका के लंबे काले घने बालों के बारे में। तो वो आकर कहा कि अनामिका के लंबे काले खूबसूरत बालों के लिए उसे सम्मानित किया जाएगा और इसीलिए उन्होंने एक दिन एक बैठक की व्यवस्था की। मंच पर अनामिका, शारदा और महिला संगठन की प्रमुख शांभवी कुर्सी पर बैठती हैं। वहाँ पे जो भी आए थे सभी लोग बड़े खामोश थे। फिर माइक लेके कमला कहने लगती है, अब शांभवी मैडम आगे जारी रखेंगी। ऐसा कहने पे शांभवी माइक के पास आती हैं। फिर माइक पे शांभवी कहती हैं, महिलाएं, आप सभी को मेरा जोहार। आप कह रही हैं
आप महिला नहीं है क्या? उसकी बातें सुन के वहाँ पे उपस्थित सभी लोग हंसने लगते हैं। शांभवी थोड़ी घबरा जाती है। सभी महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, फिर चाहे लंबे बालों की बात ही क्यों ना हो। ये देखते हुए मैं सुंदर लंबे बालों वाली अनामिका को तहे दिल से सराहना करती हूँ। शांभवी के इतना कहते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अनामिका के ये बाल असली है या फिर नकली है। उनकी बातें सुन के अनामिका जो सभा में बैठी हुई थी वो परेशान हो जाती है और मनी मन कहती है, तो क्या उन्हें पता चल गया कि मेरे बाल नकली है, विग लगा हुआ है? फिर वो ऐसा क्यों कह रही है? अब तो मुझे सतर्क रहना ही होगा। ऐसा सोचते हुए वो अपने बालों को कस के पकड़ लेती है। शारदा जब ऐसा देखती है तो उसे थोड़ा संदेह होने लगता है। इससे पहले तो ऐसा नहीं देखा। बहू देख के ही परेशान लग रही है। मामला कुछ गड़बड़ है। अगर मैं बहू से पूछी तो वो सावधान हो जाएगी। मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा ताकि पता चल जाए कि बहू का बाल असली है कि नकली। पर करूँ क्या? शारदा सोच ही रही थी, तभी उसे दूर में एक इंडस्ट्रियल फैन दिख जाता है। तब तक शांभवी आके बैठ जाती है और अनामिका माइक पकड़ के बात करने लगती है। बाप रे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा कह के शारदा जाके उस इंडस्ट्रियल फैन को ऑन कर देती है। इतने ही में अचानक से तेज हवा की गति की वजह से अनामिका का नकली बाल उड़ के नीचे गिर जाता है। अनामिका का सर टकला देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अनामिका बहुत घबरा जाती है। जल्दी से जाके अनामिका जमीन पे गिरा हुआ अपना नकली बाल उठा के लगा लेती है और मनी मन कहती है, आपने जानबूझ के मेरे साथ ऐसा किया ना माँ जी। अब मैं आपको मजा चखाती हूँ। वो ऐसा वैसा मजा नहीं होगा। अनामिका जब मजा चखाएगी तो मुंह से भगवान का नाम निकलेगा। ऐसा सोचकर अनामिका अपना विग पकड़ के वहाँ से भाग निकलती है और शारदा ये देखकर हंसते हंसते उसके पीछे भागती है। मांदरपल्ली गांव के पास एक घना जंगल था। अब चूंकि रात का समय था, इसलिए चारों ओर शांत वातावरण। 10 साल की नीरू रोते रोते वहाँ पे आती है। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? रात हो गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी शराब पी के आके सो गए हैं। मैं उठा रही हूँ पर वो उठ नहीं रहे हैं। रात हो चुकी है और तुम भी घर नहीं लौटी। तुम कहाँ हो माँ? इस तरह नीरू रोते रोते डरे हुए हालत में जंगल के रास्ते पे जाने लगती है। तभी अनामिका जंगल में एक गुफा के अंदर से बाहर निकल आती है। वो डरी हुई थी, रो रही थी और चारों ओर देखने लगती है। हाय भगवान, अब मैं गांव कैसे जाऊं? जंगल में लकड़ियां काटने आई एक शेर को देखकर डर के मारे इस गुफा में आकर छुप गई। जब जब निकलने की कोशिश करी तो शेर की दहाड़ने की आवाज सुन के डर के मारे इस गुफा में ही अटक गई। अंधेरा भी हो चुका है और पता नहीं मैं क्या करूं। घर पे मेरी बेटी अकेली है, वो भी बेचारी डर रही होगी। जब वो चारों दिशा देख ही रही थी, तभी उसे अपनी बेटी की माँ माँ करके बुलाने की आवाज सुनाई देती है। सुन के ही अनामिका का माँ का दिल पिघल गया। वो भी अपनी बेटी का नाम नीरू नीरू कहकर जंगल के रास्ते पे चलने लगती है। तभी वहाँ पे एक पेड़ के नीचे पंजूर्ली देवता हाथ में टॉर्च पकड़ के चारों दिशाओं के तरफ देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनके चिल्लाने की आवाज सुन के एक तरफ अनामिका और दूसरी तरफ नीरू दोनों ही डर के मारे अपने अपने दिशाओं में भागने लगते हैं। तभी पंजूर्ली देवता की नजर पड़ती है नीरू पे, जो माँ माँ कहकर भाग रही थी। उसके बाद पंजूर्ली देवता पेड़ के अंदर से अदृश्य हो जाते हैं और अचानक से नीरू के सामने प्रकट हो जाते हैं। जोर से चिल्लाने की वजह से नीरू डर के मारे वहीं रुक जाती है। डरो नहीं बच्ची, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ। उनके कई दफे समझाने के बाद भी नीरू समझी नहीं। डर के मारे वो उल्टी दिशा में भागने लगी। पंजूर्ली देवता वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और जाके अनामिका के सामने प्रकट होते हैं। अनामिका को लगता है कि ये देवता है। अनामिका अपना दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने नतमस्तक करती है। ये देखकर पंजूर्ली देवता जोर से चिल्लाते हैं, सुनो बेटा, मैं तुम्हारी बेटी को ले आऊंगा। उनकी बातों पे अनामिका भरोसा कर लेती है। फिर पंजूर्ली देवता अनामिका के सामने से अंतर ध्यान होके नीरू के सामने जाकर प्रकट होते हैं। फिर देवता ने अनामिका और उसकी बेटी को मिलवा देते हैं। अनामिका और उसकी बेटी प्रणाम करती हैं।
फिर देवता जोर से चिल्लाते हैं। फिर अनामिका को अपना टॉर्च देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अनामिका हिम्मत लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तभी अनामिका, जो कि सैयाग्रस्त थी, उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और अपनी आंखें खोलकर वो कहती है, ये क्या ये एक सपना था? इधर वो ऐसा सोच रही थी, उधर बाहर बगीचे में बिस्तर के ऊपर बैठी शारदा उदास होकर आंसू बहा रही थी। तभी प्रसाद बाहर से फल लेके घर में आते हैं और शारदा को देखकर कहते हैं, अरे शारदा, मैं कितनी बार समझाऊं कि बहू को लेकर तुम इस तरह से बार बार दुखी मत हो। हमारी बहू कितनी हंसमुख थी। दिन भर घर का काम काज खाना पकाती थी और उसके पायल की आवाज सुनाई देती थी। अब क्या करे शारदा, बहू की किस्मत ही खराब हो तो करंट शॉक लगने की वजह से सैयाग्रस्त हो गई और तब से बिस्तर पे लेटी है। निर्दय बेटा हमारा नहीं चाहिए कहकर वो भी छोड़कर चला गया। इस तरह वो दोनों चर्चा कर रहे थे। घर के अंदर सोई हुई अनामिका सासू माँ कहकर जोर जोर से चिल्लाती है। वो सुनते ही सासू माँ शारदा और ससुर जी प्रसाद अनामिका के पास आते हैं। अनामिका बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसे रोते देख दोनों बहुत घबरा जाते हैं। क्यों बेटा, क्यों रो रही हो? ना रो तो और क्या करूं माँ जी, मुझे जहाँ आपको मदद करनी चाहिए थी, उल्टा आप ही मुझे मदद कर रही हैं। इससे ज्यादा नरक और तकलीफ आपको कुछ और पता है क्या? देखो बेटा, तुम्हारे हाथ पैर नहीं है इसलिए चिंता मत करो। तुम्हारे सास के हाथ पैर तुम्हारे ही है। हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। बताओ बेटा, हमें क्यों बुलाया? भूख लगी है पिताजी। उसके कहने पे शारदा जाके उसके लिए एक प्लेट चावल ले आती है। पिताजी, जब सासू माँ सब्जियाँ काट रही थी, उनकी उंगली कट गई। आप जरा चावल दाल मिला दीजिए, नहीं तो उनका हाथ चलेगा। लाओ, मैं ही सान के खिला देता हूँ। ऐसा कहकर प्रसाद चावल दाल मिला के अनामिका को खिलाने लगते हैं। अनामिका के आंखें भर आती है। ये देखकर शारदा भी रोने लगती है। प्रसाद उसे समझाते हुए पेट भरने तक उसे खाना खिलाते हैं। फिर अनामिका निश्चिंत होकर सो जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। जंगल में पंजूली देवता जोर जोर से चीखते हैं और जो जंगल में फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकालते हैं। तभी एक दिन व्हील चेयर पे बैठी अनामिका को वो जंगल में ले आते हैं। शारदा और प्रसाद की आंखें भरी हुई थी। तुम हमें इस तरह से धोखा दोगी नहीं पता था बहू। आपको ये धोखा लग रहा है, पर मुझे तो लग रहा है कि आप मुझे मुक्ति दे रही हैं। आपकी उम्र हो चुकी है और कितने दिनों तक आप मुझे झेलेंगी? जब तक हम जिंदा रहेंगे बेटा। और चले गए तो? इस सवाल का शारदा और प्रसाद के पास कोई जवाब नहीं था। वो दोनों चुप हो गए। इसलिए सासू माँ, आप लोगों के जाने के बाद मेरी जिंदगी और ज्यादा नरक हो जाएगी। इसलिए आप लोग मुझे मार दीजिए और एक गड्ढा खोद के उसमें मुझे दफना दीजिए। जब अनामिका ऐसा कह रही थी, थोड़ी ही दूर पे पंजूली देवता की जोर से चीखने की आवाज उन्हें सुनाई देने लगती है। उस चिल्लाने की आवाज सुन के शारदा, प्रसाद, अनामिका जो जंगल में थे बहुत भयभीत हो जाते हैं। ये क्या, अचानक से ऐसे चिल्लाने की आवाज? ऐसा लग रहा जान निकल जाएगी। गांव वाले भी कह रहे थे कि जंगल से बहुत भयानक आवाजें आती है। लगता है ये वही आवाज है शारदा। प्रसाद जब कह ही रहे थे तभी अचानक से पंजूली देवता हाथ में मशाल लेके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर शारदा, प्रसाद हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर पंजूली देवता जोर से चिल्लाते हैं, चिंता मत करो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मुझे तुम लोगों के बारे में सब पता है। अनामिका जो सास ससुर को अपने माँ पिता की तरह देखती थी, आज अपनी किस्मत की वजह से इस तरह सैयाग्रस्त होकर पड़ी है। हे स्वामी, हम आपसे विनती करते हैं, मेरी बहू को पहले जैसा फिर से कर दीजिए। ये सब तुम्हारे बहू के साथ होने के बाद भी तुमने उसे कभी छोड़ा नहीं। उसे हमेशा अपनी बेटी की नजरों से देखा। एकदम ठीक कहा स्वामी। अगर आप हमारी जान भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर बहू को पहले जैसा कर दीजिए। इस तरह शारदा, प्रसाद रोते रोते पंजूली देवता को नमन करते हैं। पंजूली देवता भी अचानक से चिल्ला उठते हैं। उसी आवाज से मानो पूरा जंगल कांप उठता है। पंजूली देवता के हाथ से एक श्वेत प्रकाश आया और अनामिका के पैरों पे जाके गिरा। अनामिका के हाथ पैर हिलने लगते हैं और इसी के साथ अनामिका के हाथ पैर भी उसे वापस मिल जाते हैं। तब से
वो पंजूर्ली देवता की तस्वीर घर पे रखते हैं और उसकी रोज पूजा अर्चना करने लगते हैं।